जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी का विमल क्लासेस सिविल सर्विसेज के एजुकेशनल फाउंडेशन में स्वागत है। तो आइए प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे यूपीएससी पीसीएस 2025 की प्रीलिम्स परीक्षा के प्रैक्टिस सेट के बारे में, और जिसमें आज हम लोग बात करेंगे 12 मार्च 2024 के करंट अफेयर्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी के बारे में डिटेल से हम लोग इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यानी कि पीएमयूवाई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, वर्ष 2015 में रसायन और उर्वरक मंत्रालय, यानी कि वर्ष 2015 की बात ये कर रहा है उज्ज्वला योजना को लेकर के, और उसमें कह रहा है कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय जो है उसने ग्रामीण तथा वंचित परिवारों को एलपीजी जैसा स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन प्रदान करने के लिए पीएमयूवाई की शुरुआत की। दूसरे स्टेटमेंट में कह रहा है कि उज्ज्वला 2.0 यानी कि पीएमयूवाई का जो दूसरा चरण है उस दूसरे चरण के तहत प्रवासी परिवारों के लिए पते के प्रमाण यानी कि पीओए, ठीक है, और राशन कार्ड यानी कि आरसी के स्थान पर स्वघोषणा का उपयोग करके नए कनेक्शन का लाभ उठाने के लिए एक विशेष प्रावधान किया है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है, हमें बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से हमारा कौन सा गलत स्टेटमेंट है। तो याद रखिएगा, पहला स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि योजना जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब लागू हुई थी? तो याद रखिएगा मई 2016 में। मई 2016 की योजना है, ना कि 2015 की, ठीक है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। और दूसरी बात, ये जो कह रहा है कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय, ये जो कह रहा है यहां पे कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने ग्रामीण तथा, तो ये मंत्रालय भी गलत है। क्यों? क्योंकि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इसको लागू किया था। किसने? प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, प्राकृतिक गैस मंत्रालय, ठीक है, गैस मंत्रालय ने जो है ग्रामीण और वंचित परिवारों को एलपीजी जैसा स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यानी कि पीएमयूवाई की शुरुआत की थी। इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट, और यह भी याद रखिएगा कि जो उज्ज्वला योजना थी इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य हम लोग कह सकते हैं कि लकड़ी और जो कोयला होता है यानी कि पारंपरिक खाना पकाने के जो ईंधन है इनको प्रतिस्थापित करना था, जिसका ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य और उसके साथ ही जो पर्यावरण है उस पर इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, इसीलिए, ठीक है। और उज्ज्वला 2.0 पीएमयूवाई का दूसरा चरण यानी कि उसके तहत प्रवासी परिवारों के लिए पते के प्रमाण और राशन कार्ड के स्थान पर स्वघोषणा का उपयोग करके नए कनेक्शन का लाभ उठाने के लिए एक विशेष प्रावधान किया है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। ये वाला हमारा स्टेटमेंट गलत है, केवल एक गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कह रहा है लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? याद रखिएगा, यह बात कर रहा है किसके बारे में? बात कर रहा है लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान के बारे में। उसके बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। और पहला स्टेटमेंट दिया है कि यह एक तीन चरणीय प्रक्षेपण यान है जो 2 ठोस प्रणोदन चरणों और एक टर्मिनल चरण के रूप में तरल प्रणोदन आधारित वेग ट्रिमिंग मॉड्यूल यानी कि वीटीएम के साथ कॉन्फ़िगर किया गया है। सेकंड में कह रहा है कि यह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी कि एसडीएससी से 500 किलोमीटर की कक्षीय तल में 500 किलोग्राम के उपग्रहों को लॉन्च करने में भी सक्षम है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो याद रखिएगा, लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि एसएसएलवी की यहां बात की जा रही है। और याद रखिएगा, लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान जो है एक 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि
3 ठोस प्रणोदन चरणों और एक टर्मिनल चरण के रूप में तरल प्रणोदन आधारित वेग ट्रेनिंग या वेग ट्रिमिंग मॉड्यूल के साथ कॉन्फ़िगर किया गया है। इसलिए पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहां कह रहा है 2 ठोस, 2 नहीं बल्कि 3 ठोस प्रणोदन। ठीक है। और सेकंड, और यह भी याद रखिएगा, एसएसएलवी यानी कि लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान की यहां बात की जा रही है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी कि एसडीएससी से 500 किलोमीटर की जो कक्षीय तल है उसमें 500 किलोग्राम के उपग्रहों को लॉन्च करने में यह सक्षम है। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल हमारा ठीक है। कक्षीय तल जिसे हम लोग निम्न भूकक्षा कहते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट कहते हैं, एलईओ लियो यानी कि उसके रूप में भी इसको जानते हैं। और पृथ्वी के चारों ओर एक कक्षा होती है जो कि पृथ्वी के, हम लोग कह सकते हैं कि जो भूमध्य रेखी तल होता है उसके पास में ये स्थित होती है। ठीक है। दूसरी बात, इस प्रकार की कक्षा में क्या होता है कि उपग्रह का जो पथ है, जो रास्ता है, वो पृथ्वी के चारों ओर एक अपेक्षाकृत समतल पृष्ठ को बनाता है। ठीक है। तो स्टेटमेंट सेकंड हमारा ठीक है और राइट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है फेयर ट्रायल प्रोग्राम, ठीक है, एफटीपी दिल्ली में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पर आधारित एक आपराधिक न्याय पहल है। एफटीपी का लक्ष्य विचाराधीन कैदियों के लिए निष्पक्ष परीक्षण सुनिश्चित करना है। सेकंड में कह रहा है कि एफटीपी राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के साथ सहयोग करने हेतु वकीलों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं जैसे युवा पेशेवरों को प्रशिक्षण एवं सलाह देता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। याद रखिएगा एफटीपी की जो बात कर रहा है यहां पे सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो 2022 के मामले में देखोगे तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति और भारत की जमानत प्रणाली जो है उसकी अक्षमता और विचाराधीन कैदियों के संकट को बढ़ाने में जो है इसकी भूमिका पर प्रकाश डालती है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। ठीक है। तो पहला वाला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल ठीक है और यह मान्यता भी है कि आपराधिक न्याय प्रणाली के भीतर जो है प्रणालीगत जो चुनौती होंगी उनका समाधान करने के लिए जमानत कानून में सुधार की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित भी किया जाएगा। यानी कि फेयर ट्रायल प्रोग्राम जो है वो दिल्ली में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पर आधारित एक आपराधिक न्याय पहल है और इसका लक्ष्य बताया जैसे कि विचाराधीन कैदियों के लिए निष्पक्ष परीक्षण सुनिश्चित करना है। पहला ठीक है और दूसरा भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है स्टेटमेंट कि इसमें केंद्र सरकार को उनके अनुरोध पर न्यायाधिकरण स्थापित करने से पूर्व संबंधित राज्यों के बीच परामर्श के माध्यम से एक अंतर्राज्यीय जल विवाद का समाधान करना होता है। दूसरे में कह रहा है कि अधिनियम में वर्ष 2022 के संशोधन में जल विवाद न्यायाधिकरणों की स्थापना के लिए 1 वर्ष की समय सीमा और निर्णय देने के लिए 3 वर्ष की समय सीमा शामिल की गई है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 की बात याद रखिएगा। ये जो जल विवाद है ISWD, यदि कोई मान लीजिए विशेष राज्य है या राज्यों का कोई समूह है, वो अधिकरण के गठन के लिए केंद्र से संपर्क करते हैं, तो केंद्र सरकार जो होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी, उससे रिलेटेड जो स्टेट होगा, जो राज्य होगा, उनके बीच परामर्श करके जो मामला होगा उसको सॉल्व करने का प्रयास करेगी। यदि ये काम नहीं करता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस न्यायाधिकरण पर क्या करेगी? गठन कर सकती है। यानी कि पहला स्टेटमेंट बिल्कुल हमारा सही है। और सरकारिया आयोग उसकी प्रमुख सिफारिशों को देखोगे तो उन सबको शामिल करने के लिए जो अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 है, इसको 2022 में संशोधित किया गया था।
इसको 2022 में संशोधित किया गया था, यानी कि सेकंड वाला भी ठीक है। यानी कि इन संशोधनों के बाद से जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए 1 वर्ष की समय सीमा और निर्णय देने के लिए 3 वर्ष की समय सीमा को अनिवार्य कर दिया गया था। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने दिया है फर्स्ट स्टेटमेंट, कथन 1 दिया है इजराइल तथा जॉर्डन के बीच की सीमा को ब्लू लाइन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। कथन द्वितीय में दिया है इसने कि इजराइल के द्वारा दक्षिणी लेबनान से अपनी सेना वापस बुलाने के बाद 2000 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा ब्लू लाइन निर्धारित की गई थी। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला ऑप्शन दिया है कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। दूसरा है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा है कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। और चौथा है कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। याद रखिएगा, ब्लू लाइन, यहां जो ब्लू लाइन की ये बात कर रहा है, ब्लू लाइन जो है उस सीमांकन रेखा को संदर्भित करती है जो कि यरूशलेम जो शहर है उसको 2 भागों में बांटती है। यानी कि पश्चिमी यरूशलेम जो कि मुख्य रूप से यहूदियों का है और पूर्वी यरूशलेम जो कि मुख्य रूप से जो फिलिस्तीनी है उनका है। यानी कि सीमांकन अस्थायी सीमा के रूप में इजराइल और जॉर्डन के बीच 1949 का जो युद्ध विराम हुआ था उसके उपरांत स्थापित की गई थी। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल गलत है क्योंकि कह रहा है इजराइल और जॉर्डन के बीच। ठीक है। ब्लू लाइन क्या है? कोई एक फिजिकल लाइन नहीं है, ये भौतिक सीमा नहीं है, बल्कि हम लोग कह सकते हैं कि मैप पर जो मानचित्र होता है उस पर अंकित क्या है? वैचारिक रेखा है, जिसका उपयोग इजराइल और जॉर्डन नियंत्रित क्षेत्रों के बीच विभाजन को इंगित करने के लिए किया जाता है। इजराइल और लेबनान के बीच की जो सीमा है इसको ब्लू लाइन के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, इजराइल और लेबनान, जॉर्डन नहीं बल्कि लेबनान, इसलिए पहला गलत है। और इसे 2000 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा स्थापित किया गया था जब इजराइल ने दक्षिणी लेबनान से अपनी सेना वापस बुलाई थी। यानी कथन 2 बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 2024 में शुरू किए गए जल शक्ति अभियान, ठीक है, जल शक्ति अभियान के बारे में इधर ये बात कर रहा है कि जल शक्ति अभियान जो था और उस जल शक्ति अभियान में हम लोग कहेंगे कि जो कैच द रेन अभियान था इसका विषय क्या था, इसका थीम पूछ रहा है। इस विषय का थीम क्या था? ठीक है, थीम हम लोगों को बताना है। इसमें ऑप्शन दिया है इसने नवाचार के माध्यम से जल संरक्षण, जल सुरक्षा के लिए महिलाओं को सशक्त बनाना, जल संसाधनों का सतत प्रबंधन और नारी शक्ति से जल शक्ति। याद रखिएगा 2024 में शुरू किए गए जल शक्ति अभियान यानी कैच द रेन अभियान का जो विषय था, जो थीम था, वो क्या था? नारी शक्ति से जल शक्ति। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नारी शक्ति से जल शक्ति। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा ये अभियान जो है जल संरक्षण और प्रबंधन में महिलाओं की जो अभिन्न भूमिका है उस पर जोर देता है। यानी कि अभियान का 5वां संस्करण है। अभियान का ये कौन सा संस्करण है? 5वां एडिशन है, 5वां संस्करण है, 5वां एडिशन है और राष्ट्रीय जल मिशन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? ये राष्ट्रीय जल मिशन के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय जल मिशन के अंतर्गत ये
आता है। यानी कि अभियान का जो उद्देश्य है वो महिलाओं को सशक्त बनाना और जल सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करना। यानी कि इसका आयोजन जो है जल संसाधन, नदी विकास, गंगा संरक्षण विभाग, पेयजल स्वच्छता विभाग, इन सब के सहयोग से किया जाता है। यानी कि जो कार्यक्रम लॉन्च किया गया है इसमें जल संरक्षण के प्रति कह सकते हैं सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रतीक क्या है, जल कलश समारोह आयोजित किया गया। और कार्यक्रम के दौरान जल संरक्षण का महत्व, महिलाओं की भूमिका, इन सब पर प्रकाश डालने वाली जो छोटी छोटी फिल्में होती हैं, लघु फिल्में या जो वृत्त चित्र होते हैं वो सब दिखाए गए थे। ठीक है। और केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो थे उन्होंने जल संरक्षण के जो महत्वपूर्ण महत्व जो होते हैं या जो उसके प्रयास होते हैं उसमें महिलाओं की अनिवार्य भूमिका पर भी जोर दिया था। ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कह रहा है छत्तीसगढ़ में शुरू की गई महतारी वंदना योजना के तहत पात्र विवादित महिलाओं को मासिक कितनी वित्तीय सहायता मिलेगी? 500 रुपए, 750 रुपए, 1000 रुपए और 1500 रुपए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1000 रुपए। ठीक है, 1000 रुपए। याद रखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना की शुरुआत की थी और छत्तीसगढ़ में जो विवाहित महिलाएं होंगी, ठीक है, पात्र महिलाएं जो होंगी उनको महतारी वंदना योजना के तहत प्रतिमाह 1000 रुपए मिलेंगे। यानी कि इस वित्तीय सहायता का उद्देश्य क्या है? महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण और वित्तीय सुरक्षा निश्चित करना। और योजना कब शुरुआत हुई थी इस योजना की? तो याद रखना महतारी वंदना योजना जो थी इसकी शुरुआत की करें, इसकी बात करें स्टार्टिंग की, तो याद रखिएगा 1 जनवरी 2024 तक। ठीक है, जो महिलाओं की आयु है, लक्षित महिलाओं की, लाभार्थी महिलाओं की आयु जो है वो 21 वर्ष से अधिक हो जानी चाहिए, उनको इसका लाभ मिलेगा। और इसमें जो लाभार्थी जो महिला होंगी, जो पात्र होंगी, उसमें हम लोग कह सकते हैं कि विधवा भी हो सकती हैं, विधवा भी शामिल होंगी। ठीक है, या तलाकशुदा जो होंगी जिनका तलाक हो चुका है, तलाकशुदाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, परित्यक्त महिलाएं जो है उनको भी शामिल किया गया है। और 70 लाख महिलाओं को, कितनी महिलाओं को? 70 लाख महिलाओं को लाभ देने का इसमें वादा किया गया है, उम्मीद की गई है। क्योंकि मैंने बताया आप लोगों को प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने जो है इस योजना के तहत 1 करोड़ रुपए की, 1000 करोड़ रुपए की पहली किस्त भी जारी की है। उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया था कि जो पात्र महिलाएं होंगी उनको उनकी गारंटी के अकॉर्डिंग हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे। यानी कि महिलाओं को सशक्त बनाना और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना सरकार के ये प्रयासों में शामिल हो सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कह रहा है मार्च 2024 में पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? ठीक है, ऑप्शन ए है शहबाज शरीफ, आसफ अली जरदारी, डॉक्टर आरिफ अलवी, फोर्थ ऑप्शन है महमूद खान अचकजई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। शपथ ग्रहण समारोह जो है राष्ट्रपति भवन में हुआ था। और राष्ट्रपति भवन का नाम क्या है पाकिस्तान के का? तो याद रखिएगा ऐवान ए सद्र जो है उसमें शपथ ली गई थी। ठीक है, पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश काजी फैज ईसा ने जो है जरदारी को शपथ दिलाई थी। किसने? पाकिस्तान के जो मुख्य न्यायाधीश हैं काजी फैज ईसा, उन्होंने जरदारी को शपथ दिलाई थी। उन्होंने PMLN और MQSP के समर्थन से जो है 411 चुनावी वोट हासिल किए थे और सत्तारूढ़ गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार बन गए थे। यानी कि जरदारी ने डॉक्टर आरिफ अलवी का स्थान लिया है जो कि 5 अतिरिक्त महीनों तक पद पर बने रहे थे।
और जब शपथ ग्रहण की गई थी, शपथ ग्रहण समारोह जो था उसमें प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, वरिष्ठ अधिकारी और राजनयिक सभी के सभी उपस्थित थे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ट्रिपल पी, इसके सह उपाध्यक्ष या सह अध्यक्ष जरदारी ने जो है पहले 2008 से लेकर के 2013 तक पाकिस्तान के 11वें राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कार्य किया था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगले में कह रहा है मार्च 2024 में पीएम मोदी के द्वारा, मार्च 2024 में पीएम मोदी के द्वारा उद्घाटन की गई दुनिया की सबसे लंबी बॉय लेन सुरंग का नाम क्या है? सेला सुरंग, बनिहाल काजीकुंड रोड सुरंग, त्रिवेंद्रम पोर्ट रेलवे सुरंग, पीर पंजाल रेलवे सुरंग। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेला सुरंग। ठीक है, पीएम मोदी ने जो है अरुणाचल प्रदेश, कहां पर? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में जो ईटानगर है, ईटानगर, उस ईटानगर में जो है सेला टनल का उद्घाटन किया। उद्घाटन के समय पे प्रधानमंत्री मोदी ने जो है वर्चुअल तरीके से सुरंग के जरिए पहले काफिले को रवाना भी किया था। यानी कि सेला सुरंग परियोजना 2019 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 2019 में। और ये ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली सुरंग है जो कि 13,000 फीट तक फैली हुई है। और इसमें दो सुरंगें हैं और कह सकते हैं कि एक लिंक रोड भी है। इसका उद्देश्य क्या है? जो तवांग क्षेत्र है उसको हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते रहना। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार या जो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार है, उस अभिलेखागार द्वारा अपने 134वें स्थापना दिवस पर शुरू की गई डिजिटल प्रदर्शनी का नाम क्या है? सुभाष समारोह, बोस पर्व, सुभाष अभिनंदन, आजाद हिंद उत्सव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष अभिनंदन। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के द्वारा शुरू की गई डिजिटल प्रदर्शनी का नाम सुभाष अभिनंदन है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित है। इससे राष्ट्रीय अभिलेखागार में उपलब्ध दस्तावेज भी सभी के सभी शामिल हैं। और प्रदर्शनी का शुभारंभ जो है संसदीय कार्य संस्कृति राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जो हैं उनके द्वारा किया जाएगा। इसमें 16 खंड शामिल हैं जो कि सुभाष चंद्र बोस के जन्म से लेकर के वर्तमान समय तक के जीवन के अलग अलग पहलुओं की जानकारी हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं। इसमें जो दस्तावेज प्रदर्शित किए गए हैं उनमें जानकीनाथ बोस की डायरी है, सिविल सेवा परीक्षा का परिणाम है, आजाद हिंद फौज से रिलेटेड रिकॉर्ड भी इसमें शामिल हैं। और इसमें सुभाष चंद्र बोस के भाषण, साहसिक यात्रा, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान संघर्षों की जो झलक थी वो सब देखने को मिलती है। यानी कि भारत रत्न के पुरस्कार और स्थगन और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जो है बोस को सम्मानित करने के प्रयासों को भी ये क्या करता है? संबोधित करता है। ठीक है, 1891 में स्थापित कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम 1993 के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में ये कार्य करती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 10 मार्च को CISF स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और CISF का आदर्श वाक्य क्या है? सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान सुरक्षा, संरक्षण और सुरक्षा, सेवा और निष्ठा, मृत्यु पर्यंत कर्तव्य। तो उसका जो आदर्श वाक्य है CISF का वो क्या है? संरक्षण और सुरक्षा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और याद रखिएगा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जिसे हम CISF कहते हैं। ठीक है, CISF जो है भारत के 5 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यानी कि PSU। ठीक है, क्या? PSU को सुरक्षा कवर प्रोवाइड करता है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। परमाणु
ऊर्जा संयंत्र हो गया, अंतरिक्ष प्रतिष्ठान हो गए, खदान हो गई, तेल क्षेत्र हैं, रिफाइनरी हैं, आपके पोर्ट हैं, बंदरगाह या इंजीनियरिंग है, इस्पात संयंत्र है, बैराज है, काफ़ी चीज़, हवाई अड्डे, जल विद्युत, ठीक है, बिजली संयंत्र, यानी कि औद्योगिक क्षेत्र जो है केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम यानी कि पीएसयू के स्वामित्व और नियंत्रण में है, ठीक है। और सीआईएसएफ भारत के अर्धसैनिक बलों में कह सकते हैं कि अद्वितीय संगठन है, जो समुद्री मार्ग, वायु मार्ग और भारत के जो प्रमुख प्रतिष्ठान है उनके लिए काम करता है। और सीआईएसएफ का जो गठन है वो 10 मार्च, जो सीआईएसएफ है इसका जो गठन है वो कब हुआ? 10 मार्च 1969 को, ठीक है। ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका आदर्श वाक्य संरक्षण और सुरक्षा है। और वर्तमान में महानिदेशक कौन है इसके जो महानिदेशक हैं याद रखिएगा, शीलवर्धन सिंह। शीलवर्धन सिंह, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कह रहा है मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता? सिन्नी शेट्टी, करोलिना विलावस्का, यास्मीना जाइटोना, क्रिस्टीना पिस्कोवा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिस्टीना पिस्कोवा। इन्होंने जो है 2024 का मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है, ठीक है। चेक गणराज्य की रहने वाली है। इन्होंने मुंबई में मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है, ठीक है। और पोलैंड की जो कैरोलिना विलावस्का जो थी उसके बाद मिस वर्ल्ड बनी है। और 2006 में ताताना कुचारोवा के बाद जो है पिस्कोवा चेक गणराज्य से दूसरी मिस वर्ल्ड विजेता भी बनी है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। और चेक मॉडल में जो कानून है, जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें डिग्री भी हासिल कर रही है फिलहाल में वर्तमान में, ठीक है। और पिस्कोवा ने क्रिस्टीना पिस्को फाउंडेशन की स्थापना की और शिक्षा के माध्यम से सतत विकास की वकालत भी इन्होंने की हुई है। अंग्रेजी, पोलिश, स्लोवाक, जर्मन सहित कई भाषाओं में यानी कि हम कह सकते हैं कि निपुण हैं। इन्होंने तंजानिया से वंचित बच्चों के लिए एक अंग्रेजी स्कूल भी खोला है, ठीक है। और इनको अनुप्रस्थ बांसुरी, वायलिन बजाना पसंद है और उसे संगीत और कला का शौक भी हम लोग बता सकते हैं, इनका शौक भी उसमें शामिल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है पीएम मोदी ने हाल ही में असम में लाचित बोरफुकन की 125 फुट की प्रतिमा का अनावरण किया है। भारत के इतिहास के संदर्भ में लाचित बोरफुकन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि वह असम के पूर्ववर्ती अहोम साम्राज्य के 17वीं शताब्दी के सेनापति थे और वो 1661 में सरायघाट की लड़ाई में अपने नेतृत्व के लिए जाने जाते थे। सेकंड है सरायघाट का युद्ध गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र के तट पर लड़ा गया था। तीसरा है सरायघाट की लड़ाई में मुगल सेना विजयी हुई और अहोम साम्राज्य के अधीन विशाल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है? उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है, हम लोगों को यह बताना है, ठीक है। याद रखिएगा, समाचारों में रहा है, न्यूज में रहा है, ये करंट अफेयर्स में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है असम में लाचित बोरफुकन की 125 फुट की प्रतिमा का अनावरण किया है और उन्होंने असम में 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया है। और लाचित बोरफुकन असम के एक सेनापति थे, ठीक है। क्या थे? सेनापति थे। दूसरी बात, असम के पूर्ववर्ती अहोम साम्राज्य के 17वीं शताब्दी के जनरल को 1661 में सरायघाटी की लड़ाई में कह सकते हैं कि उनके नेतृत्व के लिए जाना जाता था, जिसने असम पर कब्जा करने के लिए मुगल सेना के प्रयास को हराया था। पहला स्टेटमेंट इसलिए हमारा ठीक है, पहला स्टेटमेंट ठीक है। सरायघाट की लड़ाई गुवाहाटी के ब्रह्मपुत्र तट के उस पर लड़ी गई थी, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड बी वाला। और 1999 से 1999 से जो है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, जिसे हम नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए कहते हैं, हर साल अपने सर्वश्रेष्ठ कैडेट के लाचित बोरफुकन स्वर्ण पदक से सम्मानित भी करती आ रही है। सरायघाट की लड़ाई की बात हम लोग करें तो सरायघाट की जो लड़ाई थी 1671 में मुगल साम्राज्य, जिसमें कछवाहा राजा राम सिंह प्रथम के नेतृत्व में थी सेना पूरी, और दूसरा अहोम साम्राज्य था जिसमें लाचित बोरफुकन उनके नेतृत्व में हुई थी। तो इनके बीच सरायघाट जो कि गुवाहाटी में है
ब्रह्मपुत्र नदी पर लड़ा गया था, एक नौसैनिक युद्ध था ये। कमजोर होने के बावजूद भी कह सकते हैं कि अहोम सेना ने इलाके के शानदार उपयोग, समय निकालने के लिए चतुर कूटनीतिक बातचीत, गुरिल्ला रणनीति, मनोवैज्ञानिक युद्ध, सैन्य खुफिया जानकारी, मुगल सेना की एकमात्र कमजोरी उसमें क्या थी कि वो नौसेना, उसका फायदा उठा करके मुगल सेना को हरा दिया। यानी कि तीसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वो कह रहा है मुगल सेना विजयी हुई, मुगल सेना हार गई थी इस युद्ध में जो है। और सराय घाट की लड़ाई मुगलों के द्वारा असम में अपने साम्राज्य का विस्तार करने के आखिरी बड़े प्रयास की आखिरी लड़ाई थी। ठीक है, तो इसमें हमारा फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, बाकी तीसरा गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 1 और 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में इसने कहा है मार्च 2024 में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन सुपर 750 में अपना दूसरा पुरुष युगल खिताब जीता? ऑप्शन ए है पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन, सेकंड है एचएस प्रणय और पीवी सिंधु, तीसरा है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, पीवी सिंधु और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा 2024 में जो है फ्रेंच ओपन सुपर 750 में अपना दूसरा पुरुष युगल खिताब जीत लिया है। उन्होंने जो है ली जे हुई और यांग पो हुआन के खिलाफ फाइनल जीता था। यह मैच पेरिस के एडिडास एरेना में हुआ था। ठीक है, और इस जीत ने जो है वर्ष का उनका पहला खिताब भी चिन्हित किया है। उन्होंने जीत हासिल करने में केवल और केवल 36 मिनट का टाइम लिया था, ओनली एंड ओनली 36 मिनट का टाइम लिया था। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत ने हाल ही में EFTA ब्लॉक के साथ $100 अरब के मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए और एफ्टा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एफ्टा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है इसने कि एफ्टा का पूरा नाम यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है, और दूसरा दिया है EFTA में स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और स्वीडन शामिल हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? याद रखिएगा, भारत ने यूरोपीय FTA ब्लॉक के साथ $100 अरब से मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। पहला वाला जो बात ये कह रहा है यहाँ पे स्टेटमेंट में, क्वेश्चन में, ये ठीक कह रहा है बिल्कुल। और याद रखना एफ्टा का पूर्ण रूप क्या है? यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, यानी कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। पहला वाला स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन सेकंड वाला गलत है। क्यों? क्योंकि EFTA में स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंकेस्टीन ये शामिल हैं, यानी कि जो कि गैर यूरोपीय संघ के देश हैं। स्वीडन जो है, जो स्वीडन दिया हुआ है, ये इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, ये इसमें शामिल नहीं है। और याद रखना समझौते में जो है 15 वर्षों से अधिक के निवेश के बदले EFTA के जो देश हैं उनसे औद्योगिक उत्पाद पर आयात शुल्क हटाना भी इसमें शामिल किया गया है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। ठीक है, बाकी सेकंड वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है। सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत है। और अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है माजुली के किस पारंपरिक शिल्प को भारत सरकार के द्वारा भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग से सम्मानित किया गया है? पहला दिया है रेशम की बुनाई और लकड़ी पर नक्काशी, दूसरा दिया है मिट्टी के बर्तन बनाना और कांस्य मूर्ति बनाना, तीसरा है मुखौटा निर्माण और पांडुलिपि पेंटिंग, और चौथा है टोकरी बुनाई और नाव बनाना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुखौटा निर्माण और पांडुलिपि पेंटिंग। ठीक है, क्यों? क्योंकि माजुली की बात इधर की जा रही है। माजुली के पारंपरिक मुखौटा निर्माण और पांडुलिपि पेंटिंग को जो है भारत सरकार के द्वारा जो GI टैग है उससे सम्मानित किया गया है।
क्योंकि मान्यता इन शिल्पों की अनूठी विशेषताओं और सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डालती है। जीआई टैग, उसका उद्देश्य क्या है कि इन जो पारंपरिक कलाएं हैं इनको विश्व स्तर पर यानी कि वर्ल्ड लेवल पर बढ़ावा देना और माजुली की प्रसिद्धि को बढ़ाना है, जो अपने वैष्णव मठ या यात्रा के लिए जानी जाती है। क्योंकि माजुली में मुखौटा बनाने का काम जो है मध्ययुगीन काल से चला आ रहा है, जिसकी शुरुआत नव वैष्णव संत जो हुआ करते थे महापुरुष श्रीमंत शंकर देव, उन्होंने की थी। और पांडुलिपि पेंटिंग मुख्य रूप से देखोगे तो आपका रामायण है, महाभारत है, भागवत पुराण है, तो जो हिंदू महाकाव्य की कहानियां हैं उन सबको ये दर्शाती हैं, जो कि भगवान कृष्ण से रिलेटेड हैं, उनकी घटनाओं पर केंद्रित हैं। यानी कि जीआई टैग कानूनी सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं और जो पारंपरिक शिल्प होते हैं उनकी प्रामाणिकता और विरासत को भी संरक्षित करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कह रहा है केंद्रीय मंत्री श्री नारायण राणे द्वारा एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र सिंधुदुर्ग की आधारशिला कहाँ रखी जाएगी? मुंबई, सिंधुदुर्ग, पुणे, नागपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधुदुर्ग। ठीक है, केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जो है श्री नारायण राणे, उन्होंने सिंधुदुर्ग में एमएसएमई यानी कि प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे वो जो है, क्योंकि जो मंत्री है नारायण राणे सिंधुदुर्ग में मैंने बताया कि आधारशिला रखेंगे। इस अवसर पर जो है सिंधुदुर्ग में औद्योगिक महोत्सव, स्वरोजगार कॉन्क्लेव, इनका उद्घाटन भी होगा और एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र सिंधुदुर्ग की स्थापना, देश भर में देखोगे तो 20 नए प्रौद्योगिकी केंद्र, 100 विस्तार केंद्र स्थापित करने की भारत सरकार की पहल का हिस्सा भी ये बन गया है। और इस केंद्रों का लक्ष्य क्या है? सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम यानी कि एमएसएमई, उनके लिए प्रौद्योगिकी तक पहुंच का एक विस्तार करना है। ठीक है, और इस योजना के लिए अनुमानित लागत जो रखी गई है 182 करोड़ रुपए रखी गई है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है टोंकिन की खाड़ी में समुद्री सीमा विवादों से, टोंकिन की खाड़ी में समुद्री सीमा विवादों से संबंधित समाचार रिपोर्टों में निम्नलिखित में से किन देशों का अक्सर उल्लेख किया जाता है? वियतनाम और चीन, तुर्की और ग्रीस, यूक्रेन और रूस, और जर्मनी और रूस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वियतनाम और चीन। द एशियन टाइम्स में आप लोगों की ये बात रखी गई थी और याद रखिएगा फिलीपींस के बाद चीन ने जो है टोंकिन की जो खाड़ी है उसमें वियतनाम के क्षेत्र पर कब्जा करने की योजना बनाई, यानी कि नई आधार रेखा फिर से बनाई। अब इसका विवाद क्या है? टोंकिन की खाड़ी में समुद्री सीमा विवाद को लेकर के बात करें तो वियतनाम और चीन के बीच क्या है? टोंकिन की खाड़ी में समुद्री सीमा विवाद का एक लंबा इतिहास रहा है। 1990 के दशक की शुरुआत से देखोगे ये वार्ता यानी बातचीत का विषय रहा है। जैसे कि समझौते की बात करें तो 2000 में क्या हुआ था? चीन और वियतनाम के बीच टोंकिन की खाड़ी के उत्तरी भाग का जो परिसीमन है वो करने के लिए और क्षेत्र में संयुक्त मछली पकड़ने की व्यवस्था स्थापित करने के लिए एक मत्स्य समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। यानी कि समझौते 3 अलग अलग दौर की बातचीत 1974, 1978 और 79, 1992 और 2000 इनका परिणाम थे, जिनमें क्या था? ये अंतिम एक संपूर्ण सरकारी प्रयास था जिसमें वरिष्ठ पार्टी नेता, प्रांतीय सरकारें, अलग अलग हितधारक एजेंसियां, इनसे इनपुट शामिल थे, तकनीकी और वैज्ञानिक विशेषज्ञ भी। समझौते में क्या हुआ था कि जो टोंकिन की खाड़ी है उसमें चीन वियतनामी सीमा बनाने वाले जो 21 भौगोलिक बिंदु हैं इसे 2 असमान भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें लगभग 53.23% पानी रेखा के वियतनामी पक्ष पर पड़ता है इसका प्रभाव जो है। और चीन का जो समझौता था वियतनामी समुद्र तट की सापेक्ष लंबाई है या जो बाख लोंग द्वीप है उसकी स्थिति को दर्शाता है। हालांकि फ्यूचर को लेकर के भी बातचीत हुई थी, जैसे कि पैरासेल द्वीप समूह से दूर देखोगे तो टोंकिन की खाड़ी का जो मुहाना है उसके परिसीमन के संबंध में 2 राज्यों के बीच बातचीत चल रही है ना। तो इनसे क्या होता है कि अन्य विवादों पर भी प्रभाव पड़ता है। अब कैसे पड़ता है भाई? टोंकिन की खाड़ी पर समझौते पर देखोगे तो वार्ताओं का जो विषय है वो चीन से जुड़े जो और भी समुद्री विवाद हैं उन पर प्रभाव पड़ता है, जिनमें जापान है, वियतनाम है, कोरिया है, इन सब के साथ भी क्या है? विवाद शामिल है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वियतनाम और चीन। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस नदी में माजुली नदी द्वीप स्थित है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, सिंधु। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र।
माजुली जो है असम में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित क्या है, बड़ी नदी द्वीप है। माजुली को दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप के रूप में भी दर्शाया जाता है। इस द्वीप का निर्माण समय के साथ हम लोग कह सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, उसकी जो सहायक नदी है विशेष करके लोहित नदी, उनकी दिशा और क्षेत्र में परिवर्तन के कारण हुआ। माजुली को जो है असम की सांस्कृतिक राजधानी कहते हैं, सब जानते हैं। और माजुली जोराहाट जिले के उत्तरी भाग में स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा मुख्य भूमि से अलग किया गया है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत, बांग्लादेश यहां से होकर के गुजरती है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र हिमालय के उत्तर में तिब्बत का जो पुरंग जिला है उसमें मानसरोवर झील के पास से निकलती है, जहां इसे यारलुंग तसंगपो के नाम से जानते हैं। तिब्बत में जब बहती है तो भारत बहती हुई वहां से हमारे इंडिया का जो स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, वहां प्रवेश करती है। ठीक है। और असम की घाटी से बहती हुई ब्रह्मपुत्र कहलाती है, फिर बांग्लादेश में जाती है तो वहां जमुना कहलाती है ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कह रहा है महिला न्यायाधीशों के पहले अंतर्राष्ट्रीय दिवस को किस दिन मनाया गया? 8 मार्च, 9 मार्च, 10 मार्च, 11 मार्च। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 मार्च। ठीक है, 10 मार्च। 10 मार्च 2022 को महिला न्यायाधीशों का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। कब? 2022 में। ठीक है। और अप्रैल 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इससे रिलेटेड जो प्रस्ताव थे वो पारित किए गए थे। उनके बाद पहली बार इस दिन का आयोजन किया गया और इसे मनाया गया। इसका उद्देश्य क्या है कि जो महिला न्यायाधीश हैं उनके द्वारा किए जा रहे जो प्रयास हैं, जो योगदान है, उनको पहचाना जाए। ये दिवस जो है उन महिलाओं, लड़कियों के लिए भी सशक्त बनाता है जो इस समुदाय में जज और लीडर्स बनने की काफी मतलब कि डेडिकेटेड है, महत्वाकांक्षी हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कह रहा है 21 मार्च 2024 में 21 मार्च 2024 में विश्व कप में पिस्टल शूटर में रजत पदक किसने जीता? किसने जीता? याद रखिएगा, ऑप्शन ए है मोना अग्रवाल, सेकंड है निहाल सिंह, तीसरा है सिंहराज, चौथा है रुद्रांश खंडेलवाल। ठीक है, पिस्टल शूटर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रुद्रांश खंडेलवाल। पिस्टल निशानेबाज रुद्रांश खंडेलवाल ने जो है पैरा वर्ल्ड कप 2024 में रजत पदक जीता है। ठीक है। अगर वहीं हम लोग बात करें जो कांस्य पदक इसमें दिया हुआ है तो वो किसने जीता है? निहाल सिंह ने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, ये रजत पदक जीते थे और निहाल सिंह ने कांस्य पदक जीता है, कांस्य पदक। यानी कि रुद्रांश खंडेलवाल और निहाल सिंह ने जो है पैराशूटिंग विश्व कप में मिश्रित 50 मीटर पिस्टल SH1 वर्ग में भाग लिया था, जिसमें रुद्रांश ने जीता है रजत और निहाल सिंह ने जीता है कांस्य पदक। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कह रहा है तमिलनाडु पैरालिंकिंग एसोसिएशन, तमिलनाडु पैरालिंकिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के बाद किसे अखिल भारतीय उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया, जिसे विकलांग एथलीटों को उनके समर्थन और खेलों में समावेशिता के प्रति प्रतिबद्धता के लिए मान्यता दी गई है? ऑप्शन ए दिया है इसमें इंजीनियर चंद्रशेखर, सुनीता शर्मा, हरीश कुमार, अमित पटेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंजीनियर चंद्रशेखर। तमिलनाडु के कोयम्बटूर के इंजीनियर चंद्रशेखर को जो है भारतीय पैरालंपिक समिति यानी कि PCI का उपाध्यक्ष चुना गया है। ये ऐतिहासिक क्षण है जब पहली बार किसी दक्षिण भारतीय ने समिति के भीतर इतना प्रतिष्ठित स्थान मतलब के हासिल किया है, क्योंकि हाल ही में देखोगे नई दिल्ली में जो PCI के चुनाव हुए हैं उसके दौरान इनको चुना गया है, ये पद जीता है इन्होंने। वर्तमान में तमिलनाडु पैरालंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत जो है इंजीनियर चंद्रशेखर, इनकी जीत विकलांग एथलीटों के समर्थन में उनके व्यापक अनुभव और खेल के भीतर जो समावेशिता है उसको बढ़ावा देने के लिए या उसके प्रति उनके समर्पण को क्या करती है, दर्शाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है केंद्रीय मंत्री अश्वनी
वैष्णव के द्वारा देश में सबसे तेज, विश्व में वैष्णव द्वारा देश में सबसे तेज होने का दावा किया जाने वाला स्वदेशी रूप से विकसित IP या MPLS राउटर कहाँ शुरू किया गया था? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन सेकंड है नई दिल्ली, ऑप्शन थर्ड है बेंगलुरु, ऑप्शन डी है हैदराबाद। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेंगलुरु। बेंगलुरु केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जो है शनिवार को बेंगलुरु में स्वदेशी रूप से विकसित राउटर लॉन्च किया है। राउटर को जो है बेंगलुरु में केंद्रीय मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव उनके द्वारा शुरू किया गया, जिसके 5 संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और रेलवे विभाग भी हैं। राउटर 2.4 टेराबिट प्रति सेकंड यानी कि TBPS की उल्लेखनीय गति का दावा भी करता है। टेराबिट्स की प्रति सेकंड देखोगे, टेराबिट जो प्रति सेकंड है वो 1000 गीगाबाइट या 1 लाख करोड़ बाइट्स प्रति सेकंड के बराबर क्या करती डेटा ट्रांसमिशन दर की एक इकाई है। यानी कि इस स्वदेशी के रूप से विकसित राउटर का लॉन्च डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई, जो पहले उसको एक बढ़ावा प्रदान करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है 2024 में अग्रणी भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर किसने जीता है? सैंड्रा हुलर, कैरी मुल्गिन, एम्मा स्टोन और एनेट बेनिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एन्ना स्टोन। एन्ना स्टोन ने जो है 2024 में अग्रणी भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर जीता है। एम्मा स्टोन को पुअर थिंग्स में जो है उनके प्रदर्शन के लिए नामांकित भी किया गया है। उन्होंने मुख्य भूमिका श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है और पुरस्कार फिल्म में उनके असाधारण अभिनय के लिए था। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने राज्य के भीतर परिवारों के उत्थान के लिए निंगल नलामा योजना शुरू की? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तमिलनाडु। याद रखिएगा, तमिलनाडु राज्य सरकार ने जो है राज्य के परिवारों के उत्थान के लिए निंगल नलमा योजना की शुरुआत की है। ये जो योजना है इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जो महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं होती हैं उनकी प्रभावशीलता, उन सब का मूल्यांकन करना और किसी भी मुद्दे पर चुनौतियों का सम्मान करने वाले जो लोग होते हैं उनको सहायता प्रोवाइड करना। यानी कि योजना जो है 6 मार्च 2024 को शुरू की गई थी और इस योजना का उद्घाटन ग्रामीण विकास मंत्री आई पेरियासामी जो हैं उन्होंने मुख्यमंत्री MK स्टालिन और जो महत्वपूर्ण गणमान्य व्यक्ति थे उनकी उपस्थिति के साथ किया। और इस योजना को आर यू ऑल राइट प्लान या निंगल नलामा योजना 2024 के रूप में हम लोग जानते हैं। यानी कि व्यापक पहल है जिसका उद्देश्य तमिलनाडु के सभी परिवारों को सहायता प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो आज के 12 मार्च के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे ये थे और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सभी क्वेश्चंस भी क्लियर अच्छे तरीके से हो गए होंगे। जल्द ही आप लोगों को 13 मार्च का करंट अफेयर्स का लेक्चर भी डाल दिया जाएगा और बाकी यूपीएससी और पीसीएस का जो सिलेबस चल रहा है एप्लीकेशन पर, उसका डिटेल आप लोगों को एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो के, वहाँ से आप देख सकते हैं। और जल्दी ही आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट बाकी जीएस को लेकर के, आंसर राइटिंग को लेकर के जल्दी ही स्टार्ट कर दिए जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।